नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्षमता क्लासेस में। तो आज हम लोग चलिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। और ये ऐसा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आप मैथ्स भी सीखेंगे, रीजनिंग भी सीखेंगे और जीके जीएस तो साथ में सीखेंगे ही। तो एक वीडियो में सारा निचोड़ है, आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए और बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। आपको पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको क्वेश्चंस इसी में से मिले, इसी तरह के क्वेश्चंस मिले, ताकि आपको देखा हुआ क्वेश्चन आए और आप उसे बनाकर अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए कहता है कि दिया हुआ स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। तो मैंने बता चुका हूँ आपको कि स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि इफ ऑल प्लेयर्स प्लेज टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच। कह रहा है कि अगर सभी प्लेयर अपने पूरे दमखम से खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे। तो वी हैव वन द मैच, ठीक है। तो ये लोग मैच जीत गए हैं। तो ऑल प्लेयर्स प्लेड टू देयर फुल पोटेंशियल, बिल्कुल मैच जीते हैं तो फुल पोटेंशियल से ही खेले होंगे। सम प्लेयर डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेटमेंट में इस तरह का कोई चर्चा ही नहीं है। तो बस आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कंक्लूजन 2 फॉलो हो जाएगा, कंक्लूजन 1 फॉलो होगा, मतलब आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इन द स्पेस। तो ये तो आपको बिल्कुल आपके जवान पे याद होना चाहिए। तो इनका नाम था यूरी गैगरिन। मतलब इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? इनका पूरा का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था यूरी एलेक्सेविच गैगरिन, ठीक है। और ये कैसे पायलट थे? तो ये सोवियत यूनियन के पायलट थे, क्योंकि उस समय रसिया जो है यूएसएसआर से अलग नहीं हुआ था। तो उस समय ये सोवियत यूनियन के पार्ट थे, है ना। तो सोवियत पायलट थे। और क्या थे ये साथ में? तो ये कॉस्मोनॉट थे। कॉस्मोनॉट वो होते हैं जो लोग स्पेस वगैरह के लिए स्टडी करते हैं और जाते हैं। और ये पहले ह्यूमन थे जिन्होंने आउटर स्पेस में जर्नी किया था। और जो स्पेस क्राफ्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस क्राफ्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पर सवाल पूछ दिया गया है। ह्यूमन पर तो स्पेस क्राफ्ट भी पूछा जा सकता है। तो उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वोस्टॉक स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखें कि वोस्टॉक वोस्टॉक स्पेसक्राफ्ट था। और उन्होंने कंप्लीट किया था एक ऑर्बिट ऑफ अर्थ का, है ना। कंप्लीट किया था क्या? कंप्लीटेड वन ऑर्बिट ऑफ अर्थ, वन ऑर्बिट ऑफ अर्थ को इन्होंने क्या किया था? कंप्लीट किया था। और वो डेट क्या था? तो वो डेट था 12 अप्रैल 1961। तो इससे सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। और करंट अफेयर्स की जब मैं क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा कि अभी इंडिया के 4 जो एयरफोर्स के कमांडोज हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि अभी भारत जो है मिशन भेजने वाला है ना, स्पेस में। तो देखेंगे हम लोग उसको भी जब हम करंट अफेयर की सीरीज को करेंगे। चलिए अब अगला कहता है कि जो प्रशांत है, प्रशांत इज ट्वाइस एज गुड एज स्पोर्ट्समैन एज तरुण टुगेदर। And together they finish a piece of work in 21 days. So in how many days will Tarun alone finish the work? देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोला है कि जो प्रशांत है वो ट्वाइस एज गुड स्पोर्ट्समैन एज तरुण है। तो देखिए ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, देखिए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या इसमें क्या लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए ये जो दिया हुआ है कि ट्वाइस एज गुड, मतलब क्या है? ये एफिशिएंट दिखा रहा है कि प्रशांत जो है दुगना एफिशिएंट है किससे? तरुण से। तो पी बाई टी का रेशियो कितना बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। और बोलता है कि टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। कहने का मतलब है कि प्रशांत और तरुण मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करते हैं? तो 21 डेज में खत्म करते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी जो है, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो टोटल वर्क कितना होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो टोटल वर्क अपने पास कितना आ जाएगा? 21 इंटू 3, मतलब क्या हो गया? 63 वर्क आ गया। टोटल वर्क अपने पास कितना आ गया? 63 आ गया। अब पूछा है कि तरुण कितना करेगा। तो तरुण एक के हिसाब से कितना करेगा, है ना।
तो तरुण के बारे में पूछा गया है, तो तरुण की एफिशिएंट वर्क टोटल 63 है और 1 के हिसाब से काम करता है, तो तरुण कितना अलोन फिनिश कर देगा वर्क को, तो 63 डेज में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 डेज में। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे, एक क्वेश्चन जरूर इस टाइप का रहेगा। तो अब आप देखिए कितना आसानी से आप बना लिए। अब देखिए मैं इसको जो है एक्स मेथड से भी, कई लोगों को एक्स मेथड से समझ में आ जाता है, तो मैं बता देता हूँ एक्स मेथड से भी। तो देखिए तरुण जो है हम ऐसा मान लेते हैं कि तरुण जो है एक्स डेज में फिनिश कर सकता है, तो जो प्रशांत है उसको कितना लगेगा, एक्स बाई 2 डेज, है ना। तो अब हम लोग देखिए, तो जो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम 1/x हो जाएगा, उसी तरह 1/x/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/21 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 63 आंसर आ जाएगा, 63 डेज। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पार्ट ऑफ वर्क डन बाय तरुण इन 1 डेज, तो कितना हो जाएगा 1/x। उसी तरह पार्ट ऑफ वर्क डन बाय प्रशांत इन 1 डेज, तो 1/x/2 और 21 दिन में 1/21। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि द ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी विच सीक्रेट्स बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपको फिर से, आपको ये बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर क्या याद रखना है, पैंक्रियाज। क्या याद रखना है, पैंक्रियाज। और ये कैसा आप देख लीजिए, तो पैंक्रियाज के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। तो पैंक्रियाज किस तरह का ग्लैंड है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आपको याद रखना है, ग्लैंड से भी सवाल आता है। तो पैंक्रियाज कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये क्या करता है, ये पैंक्रियाज का काम क्या होता है, तो ये जो है एक्सक्रिएट करता है, क्या करता है, एक्सक्रिएट करता है इंजाइम्स को, है ना। और इंजाइम्स क्या करते हैं, इंजाइम्स ब्रेक हो जाते हैं किसमें, प्रोटीन्स में। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ते चलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन्स में टूटते हैं, लिपिड्स में टूटते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ साथ न्यूक्लिक एसिड में। तो न्यूक्लिक एसिड में हो गया, है ना। अब जो है पैंक्रियाज जो है, चूंकि पैंक्रियाज जो है अगर एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर इसका फंक्शन मैंने क्या बताया, अभी इसका फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कर रहा है। लेकिन अगर ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये पैंक्रियाज जो होगा इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब काम करेगा, तो ये जो पैंक्रियाज है ये आपको क्या सिक्रेट करेगा, अब यहाँ पर ये सिक्रेट करेगा आपको इंसुलिन। अब मतलब ये हार्मोन छोड़ेगा, और हार्मोन क्या, कौन सा छोड़ेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। क्या छोड़ेगा, ग्लूकागॉन। तो ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों का काम क्या होता है, तो ये लोग कंट्रोल करते हैं ब्लड शुगर को। तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा। तो ऐसे ही आप वीडियो पढ़ते चलिए, समझते चलिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए। तो ये क्या करेगा, टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, है ना, शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। तो अच्छा, कई लोगों को ये डाउट होगा अभी भी मन में कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो चलिए मैं इसे भी बता देता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या होगा, पहले मैं बता रहा हूँ इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि क्या छोड़ते हैं, मतलब ये नेटवर्क्स ऑफ ग्लैंड से बने होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो हार्मोन को सिक्रेट करना, जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले। और क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे बॉडी के फंक्शंस को, साथ साथ उनके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को भी। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम में आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उसके बाद ये कौन सा रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर क्या होता है ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड। तो ये आपको 5 बिल्कुल आपके मुंह जवानी रटा होना चाहिए, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सीक्रेट करता है सबस्टांसेस को, ठीक है, इपिथेलियल सरफेस में
किसके द्वारा? डक्ट के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से रिलीज करता है, ये डक्ट के द्वारा रिलीज करता है। डक्ट मतलब एक प्रकार का छेद आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे आएगा, आपको पसीना आता है ना, तो स्वेट हो गया, ठीक है। आपका जीभ में लार आता है ना, है ना, तो ये सारे के सारे क्या हो गए। अच्छा, एग्जाम में कुछ और पॉइंट्स जो है मैं आपको लिख देता हूँ। ये क्या है? म्यूकस है, लैक्राइमल है, जो कि आंख से आपको जो आंसू निकलता है वो भी ऑटोमेटिकली निकलता है ना। उसके बाद प्रोस्ट्रेट, है ना, जब माँ बनती हैं लेडीज, तो ऑटोमेटिकली जो है स्तनपान शिशु को कराया जाता है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। तो देखिए, मैंने बायोलॉजी के कितने सारे आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिए। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में लेकर चलते हैं। बोलता है कि एक शॉपकीपर जो है cheats to the extent of 9% while buying and selling fruits, तो by using the tampered weight, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन है? तो यहाँ पर जो है धूर्त दुकानदार का ये क्वेश्चन है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक शॉपकीपर जो है वो चीट क्या कर रहा है, 9% का चीट कर रहा है खरीदने में भी और सेलिंग में भी, बाय यूजिंग द टेम्पर्ड वेट। तो बताइए कि इसका टोटल गेन परसेंटेज क्या है। पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि अगर वो 100 का कोई कोई जो है सामान जो है 100 रुपए का है ना। अब जो है उसने खरीद कर लाया, कॉस्ट प्राइस भी क्या लाया, कॉस्ट प्राइस में मान लीजिए कि इसने 10% मार लिया। तो 10% लाया तो मतलब ये 90 में इसको खरीद के लाया, लेकिन ये बेचा कितना में, और ये सेल कितना किया, तो सेल भी किया इसने 110 में। तो आप देख रहे हैं, तो अब आप इसको निकाल सकते हैं कि इसका टोटल परसेंटेज कितना मिला। मतलब कि ये 20 रुपया कमा लिया ना, कितना पे कमाया, 90 पे कमाया। समझ में आ गया? तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। मैं इसे इरेज करके आपको ये बता देता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए, ठीक है। देखिए, चूंकि ये 9% खरीदते वक्त भी कमा रहा है और 9% बेचते वक्त भी कमा रहा है, तो ये किसका केस हो गया? ऐसे केसेस किसके हो जाते हैं? सक्सेसिव केस। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब 9% का इसने सक्सेसिव केस अगर हम लगा दें तो दोनों जगह फायदा ही है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 9 9 18 और 0.81, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18.81। अगर आप इसको याद रख पाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए कि अगर आपको जैसे गेन परसेंट बोल देता है निकालने के लिए, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है कि 100 प्लस जो आपका कॉमन गेन है ना, कॉमन गेन दोनों तरफ से है, गेन परसेंट, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 100 करके -100 कर दीजिए। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। आप जो चाहें, मैं तो कहूँगा कि आप सक्सेसिव को याद रखिए। देखिए, जब भी 1% दिया हो समझ लीजिए कि वहाँ सक्सेसिव लग ही रहा होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 9 बाई 100, और ये ऊपर वाले का होल स्क्वायर कर दीजिए और -100 कर दीजिए। तो आप देख लीजिए 109 का स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। अब आप तो 109 का स्क्वायर करेंगे तो 109 गुना 109 आपको पता होना चाहिए कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 11,881 और माइनस 10,000। तो आप देख लीजिए बटा 100 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 18.81 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको दोनों मेथड में से जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए आपका अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक जग है, जग में 2 होल है ना, 2 होल है, एक होल मान लीजिए ये है, एक होल ये है। द फर्स्ट होल अलोन कैन जग एम्प्टी इन 15 मिनट, तो पहला जग जो है एम्प्टी कर सकता है 15 मिनट में, और जो सेकेंड वाला होल है वो कितने में एम्प्टी कर सकता है, 20 मिनट में। तो अगर बोलता है कि वाटर जो है कांस्टेंट रेट से लीक आउट कर रहा है, तो हाउ मेनी, अगर दोनों जग जो है साथ काम करेंगे, तो आप देखिए इन दोनों का जो है आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना के हिसाब से खाली करेगा, 3। अब पूछा है अगर दोनों मिल जाए तो 7 के हिसाब से खाली करेंगे, और टोटल वर्क आपके पास कितना है, 60, तो 60/7 कर दीजिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 87, 56 और 4/7, तो इतना इतना मिनट जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4/7 मिनट। अगर आपको इसको बेसिक से भी समझना है तो देखिए ये क्या है, ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये एफिशिएंसी है, और ये क्या है आपका
ये है टाइम, और एफिशिएंसी इनटू टाइम करते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, वर्क डन। तो ये मेथड काफ़ी इजी होता है, मैंने आपको समझा भी दिया। लेकिन अगर आपको जो है बेसिक मेथड से चलना है तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि दोनों होल्स जो है 1 मिनट में कितना वर्क करके देंगे, तो देख लीजिए आप 1/15 मतलब पार्ट ऑफ वर्क डन इन 1 में, तो 1/15 हो जाएगा। उसी तरह से ये 1/20 हो जाएगा, तो 7/60 हो गया ये। ठीक है। अब जो है तो टाइम टाइम जो है दोनों जग के, टाइम जो है टाइम टेकन बाय बोथ जग, ठीक है, बोथ जग्स टू एम्प्टी टैंक। तो दोनों को कितना लगेगा एम्प्टी टैंक करने में, तो ये हो जाएगा आपका 60/7 मतलब 1/7/60 हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिए कितना आ रहा है, 8 को 4/7। आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो मेथड इस्तेमाल करना चाहें वो कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बोलता है कि आपको इसको कंप्यूट करना है। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रिक वगैरह तो कुछ होता नहीं है ना। ट्रिक क्या होगा, देखिए आपका दिमाग ही आपको उस समय कर सकता है। ये देखिए डबल लाइन डबल लाइन, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक्स तरीके हैं, मैं आपको कुछ भी ट्रिक ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा, ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं। तो 1000 में से 1 को घटा दीजिए, अब आपके पास क्या हो जाएगा 5 4 3 6 7, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, तो 1 2 3 4 और में से 5 4 3 6 7। तो देखिए अब आप घटा लीजिए, तो आप अगर इसको घटाएंगे तो घटाने पर आपको कितना मिल जाएगा यहाँ 5 4 3 6 1 5 6 3 3, तो कितना टाइम लगा, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखिए कि जहाँ पर 1000 के करीब हो तो कोशिश करें कि उसको, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं तो आप उलझ के रह जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछता है कि .css जो है किसका फाइल एक्सटेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल है ना, जो आप HTML करते हैं। ठीक है, HTML वेब प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, जो आप सर्फिंग करते हैं नेट पर www वगैरह लिख कर, तो वो जो है वेब सर्फिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और CSS का काम क्या होता है, तो CSS जो है क्या डिफाइन करता है आपको, तो वहाँ पर जो साइज होता है, कलर होता है, फॉन्ट होता है, लाइन होती है, स्पेसिंग होती है, इन सब का ध्यान रखा जाता है .css फाइल के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वेर नॉट फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया टू हेल्प इन द स्ट्रगल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो देखिए आपको क्या पूछा गया है, पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म हुआ था इंडिया के बाहर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका गदर पार्टी था वो कहाँ पर, USA में फॉर्म हुआ था, लाला हरदयाल इनके हेड थे। और जो इंडियन हाउस था आपका, इंडियन हाउस जो था, इंडियन हाउस जो है आपका लंदन में फॉर्मेशन हुआ था इसका। ठीक है, लंदन UK में है। और बर्लिन कमेटी, तो जैसा नाम बता रहा है तो बर्लिन क्या है, बर्लिन जर्मनी में है, तो जर्मनी में हुआ था। और आपके पास जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, तो HSRA, तो आपको जो है काकोरी हत्याकांड याद आ जाना चाहिए, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो बिल्कुल ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है, इंडिया में फॉर्म हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि आउटसाइड इंडिया में नहीं हुआ है, तो C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपको बोलता है कि यहाँ प्लस प्लस और गुना साइन को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए, और 5 और 14 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए, है ना। तो वैल्यू पूछ रहा है, जो दिया हुआ है कि 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 -8 × 14 कितना हो जाएगा। तो देखिए आपको 5 × 4 कर देना है डिवाइडेड बाई 2, और -8 और इंटू के जगह क्या आ जाएगा +14 आ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, बोर्ड मास का रूल लगा दीजिए, 2 दूना 4, तो ये 10 -8 + 14, तो 14 और 10 24 में से 8 जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा बताइए। तो देखिए ये मैंने गलत कर बैठा, देखिए मैंने क्या गलती किया, मैंने साइन चेंज किया लेकिन वर्ड्स को चेंज नहीं किया, आई एम सॉरी। बढ़ते हैं, देखिए इधर 5 को किससे रिप्लेस कर देना है, 14 से, प्लस को गुना से, और 4 डिवाइडेड बाई 2 ही रहेगा ये, है ना, -8 का 8 ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, बोर्ड मास लगाइए, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 28 + 5 -8,
तो 28 में से 8 गया 20 और 5 25, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिन लोगों को क्लियर नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा जाना है आपको, ठीक है, छोटा से बड़ा जाना है। और आपसे डिसेंडिंग अगर पूछता है तो डिसेंडिंग जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, आपको बड़ा से छोटा जाना है। तो इसके जगह पे कुछ और पूछ सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग को और भी क्या बोलते हैं, तो असेंडिंग को बोलते हैं इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ते क्रम में, है ना, और डिक्रीजिंग बोलते हैं डिसेंडिंग को। ठीक है, आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी होगा। चलिए आप देखिए इसमें पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर किसका है। तो सबसे पहले हम सारे नंबर्स को देख लेते हैं। तो 3/7 है, 0.3 है और 2/7 है, यही नंबर्स हैं सबके सब। तो चलिए अब जो है इसको हम अगर 3/10 कर लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 21 और ये हो गया 20। अब आप देख लीजिए कि आप किसको पहले लिखेंगे। तो आप देख लीजिए कि 20/20 जो है 70 हो गया, उसके बाद 21/70 हो गया और ये 30/70 हो गया। आपसे पूछा है असेंडिंग में, तो मैंने बिल्कुल असेंडिंग में लिख दिया है। तो आप देख लीजिए उस हिसाब से। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपके पास 2/7, तो 2/7 सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। उसके बाद आपका कौन सा आ रहा है, तो उसके बाद आपको आ रहा है 3/10 आ रहा है, मतलब 0.3 आ रहा है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको उलझना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे पूछा जा रहा है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन है। यहाँ युवराज भाई साहब आ गए हैं और दीप्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रिलेशन बनता है इनके बीच में। तो कहता है कि युवराज इज दीप्ति मदर, है ना, युवराज युवराज इज दीप्ति's mother's father's only granddaughter's son's cousin। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए मैं बता देता हूँ आपको ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि युवराज इज दीप्ति's मदर्स फादर। तो पहले तो देख लेते हैं दीप्ति's मदर। ठीक है, तो मदर को निगेटिव में अच्छा ठीक है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ। मदर फादर्स, तो फादर इनके भी हो गए। दीप्ति's मदर, मदर के फादर, ठीक है, मदर के फादर ओनली ग्रैंड डाउटर सन। तो इनकी ग्रैंड डाउटर तो दीप्ति ही हो गई, है ना, ग्रैंड डाउटर सन, ग्रैंड डाउटर के जो सन होंगे, ग्रैंड डाउटर के जो सन होंगे उनकी, उनके क्या है, उनके ये क्या है कजन, है ना, कजन है। कजन, कजन का स्पेलिंग क्या होता है COUSIN। ठीक है, और ये कजन कौन है, युवराज भाई साहब। तो ठीक है, तो ये दीप्ति के क्या हो गए, ये दीप्ति के अगर ये कजन है तो मतलब इनका रिलेशन किसका बना, नेफ्यू का बना, मतलब भांजे का बना। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। बोलता है कि राधा, रेखा, चलिए सबका नाम RRR से ही है तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा इसमें। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर, चलिए मैं एक सर्कल बना देता हूँ, 2 सर्कल बनाऊंगा ताकि 2 पोजीशंस मुझे मिल जाए एक। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप 2 सर्कल बना लें जितने कंडीशन बने, लेकिन रेलवे एग्जाम में 2 कंडीशन से ज़्यादा बनता नहीं है, बैंक में 3-4 तक बन जाता है। मैं आपको बता दूं अगर सेंटर की तरफ अगर फेस किया है ना, तो सेंटर की तरफ अगर कोई फेस किया है तो आपको क्या लेना है, तो जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसका मतलब हो गया तो उसके लेफ्ट में जा रहे हैं आप, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राइट में जा रहे हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा हो जाएगा अगर सेंटर से दूर अगर एरो रहेगा। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, तो 2, 2 4, 2 6 और एक 7 लोग हैं। तो 7 लोग जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो मैं सातों को पेन चेंज कर लेता हूँ। तो 7 के सातों को बना लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी बना लेता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया।
अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि रीमा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रश्मि। तो आप लिख लीजिए कहीं पर कि रीमा जो है इमीडिएट नेबर रश्मि की नहीं है। इमीडिएट नेबर IN लिख दीजिए, इमीडिएट नेबर रश्मि की नहीं है। तो क्रॉस कर दीजिए आप यहाँ पर, आपको जैसे सुविधा हो। और क्या कहता है कि राधा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रागिनी। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट मिल गया कि आपको बढ़ना कैसे है। तो राधा जो है राधा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रागिनी। तो रागिनी के इमीडिएट राइट में, तो मैंने बताया रागिनी के इमीडिएट राइट में, दोनों आप साथ लेकर चलिए। तो रागिनी और राधा हो गए। अब तीसरा पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि राधा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रागिनी और रेखा इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ रीमा। तो क्या बोल रहा है कि रेखा इज टू द, क्या बोला गया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हम लोग ये वाला देख चुके हैं, ये वाला देख चुके हैं और ये भी देख चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हम लोग। रेखा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रीमा। रीमा के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, तो रेखा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, राधा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रेणु। रेणु के थर्ड में कौन है, राधा है। तो देखिए, अगर मैं रेणु को यहाँ लिखूंगा तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो रेणु जो है थर्ड में है। अब रेणु से रिलेटेड और कुछ दिया गया है क्या, तो नहीं दिया गया है, लेकिन रीमा से रिलेटेड दो बातें कही गई हैं। एक तो रीमा जो है इमीडिएट नेबर नहीं है रश्मि का। ठीक है, तो रीमा और रश्मि एक साथ नहीं आ सकती, तो रीमा रश्मि यहाँ पर भी नहीं आएंगी और रीमा रश्मि यहाँ पर भी नहीं आएंगी। तो क्या बोला है कि रीमा जो है सेकेंड लेफ्ट है किसके, रेखा के। तो रेखा के सेकेंड लेफ्ट में रीमा है। तो अगर मैं यहाँ पर रेखा को बोल देता हूँ तो रेखा के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, रीमा है। तो ऐसे बन जाएगा एक केस। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा रीमा, सॉरी रीमा नहीं, आपका क्या बन जाएगा, रश्मि बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक जो बचा हुआ चीज कोई है तो उनको भी आप लिख दीजिए। ठीक है, तो राधा हो गई, रेखा हो गई, राखी हो गई। तो राखी बची हुई है, तो आप जो है बिल्कुल राखी भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो राखी के बाद कौन आ गई है, राखी के बाद जो है और एक केस यहाँ पर भी बना लेते हैं। आपको देखिए क्या पता चल रहा है आपको कि मैंने क्या बोला था कि रीमा के सेकंड लेफ्ट में रेखा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, रीमा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रश्मि। रीमा इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ रेखा। तो रेखा के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, रीमा है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से इसको डील कर देता हूँ। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको फिर से डील कर देता हूँ आपके लिए, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। चलिए इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ आपके लिए। चलिए इन बातों को आप याद रखेंगे। चलिए दो फटाफट मैं दो सर्कल ले लेता हूँ। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। तो चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो हमारा रीमा है, रीमा जो है वो इमीडिएट नेबर रश्मि की नहीं है। तो रीमा जो है रश्मि की इमीडिएट नेबर क्या है, नहीं है। तो चलिए इस तरह से बना लेते हैं। दूसरा क्या पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि राधा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रागिनी। तो रागिनी के इमीडिएट राइट में कौन बैठी है, राधा बैठी है ना। तीसरा क्या कहता है कि रेखा और रीमा के बीच में जो है दो लोग हैं, यानी कि रेखा इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ रीमा। तो रीमा के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, रेखा है। तो रीमा यहाँ होगी और दो डॉट लगा लीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और ये किसके बीच में है, रेखा, है ना। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि रेणु जो है, राधा जो है सेकेंड लेफ्ट है रेणु पे। तो रेणु आप लिख लीजिए यहाँ पर, और एक दो थर्ड लेफ्ट में बोला गया है, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, राधा आ जाएंगे, है ना। अब आप बना लीजिए। तो देखिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद ये हो गया 7। अब जो है अब यहाँ पर भी ले लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6,
और ये हो गया अपना 7। अब क्या बोला था शुरुआत में बोला था आपको कि राधा और रागिनी जो है, आपको राधा राधा के सेकंड फर्स्ट लेफ्ट में कौन है, तो रागिनी थी, तो इसको मैंने बैठा लिया। अब उसके बाद बोलता है कि रेणु के थर्ड लेफ्ट में कौन है, राधा है, तो राधा को भी बैठा लिया। अब उसके बाद जो है आप जो है आप देखिए कि अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब अपना कौन कौन सा क्लियर हो गया, हमारा ये क्लियर कर लिया हमने और ये क्लियर कर लिया। अब क्या बोला है कि रेखा और रेखा और रीमा के बीच में कितने पोजीशंस हैं, सॉरी मैंने 2 कर दिया है, कितने पोजीशंस हैं, 1 पोजीशन है। तो रेखा और रीमा के बीच में अगर 1 पोजीशन है तो मैं अगर रीमा को यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं रीमा को अगर मैं लिखता हूँ किसके बीच में, रीमा और रेखा के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं, तो ठीक है मैं एक और जो इमेज बनाया हूँ इसको भी कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ राधा और इसको बना लेता हूँ मैं रागिनी, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर रेणु बैठी हुई है, ठीक है, रेणु बैठी हुई है। उसके बाद क्या बोला गया है आपसे कि रेखा और रीमा के बीच में एक लोग है ना। तो हम क्या कर देते हैं कि रेखा, अगर मैं इनको रेखा मान लेता हूँ, है ना, तो रेखा और रीमा के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद क्या कहा गया है, एक और आपको कहा गया है कि जो रश्मि और रीमा है तो वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जब इमीडिएट नेबर नहीं हो सकती तो रश्मि यहाँ पर आ जाएंगी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है किसका, राखी का, तो राखी यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अब अपने सवाल को हल करते हैं फटाफट। आई एम सॉरी आपको काफी टाइम लगा होगा, चलिए लेकिन कुछ सीखने भी मिल गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर टू, पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर टू। तो देख लेते हैं रीमा रश्मि राधा, तो आप देख लीजिए रीमा रश्मि राधा, नहीं बिल्कुल नहीं है ना। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा है, राखी रागिनी और रीमा, तो राखी रीमा और रागिनी, है ना, राखी रीमा और रागिनी, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रागिनी, तो रागिनी के सेकंड लेफ्ट में आप देख लीजिए, तो रागिनी के सेकंड लेफ्ट में बिल्कुल कौन है, रश्मि है, तो आपका ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसको मैं आपको अगले वीडियो में ले लूंगा, है ना, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन साल्ट दैट वी ईट, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका केमिकल नाम क्या है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो NaCl होता है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है। उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, NaHCO3 बोलते हैं, और ये वही है जिसको कि आप लोग दूसरे नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा, जो पूरी वगैरह में डाल के फुलाया जाता है, सब लोग खाते भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। बोला जाता है कि विच इंस्ट्रूमेंट डज डॉक्टर एल सुब्रमण्यम प्ले, तो एल सुब्रमण्यम जो है, मतलब लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है, ये क्या बजाते थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये वायोलिन बजाते थे। चलिए अब जो है आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं, तो 7497 डिवाइडेड बाई 147 कर दीजिए, और ये कितना है, -48। तो आपको फटाफट दिख रहा होगा, 3 चौके 12, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 गुना के 6, और 3 चौके 12, 2, 3 9 27, 3 9 27, अब ये देखिए पक्का 7 से कट जाएगा, 7 से 49, 17 21, 21 और 3 हो गया, 7 से 35, 7 से 49, फिर से काट लीजिए, 7 से 35, 7 एकम 7, अब 51 में से 8 घटा दीजिए आप, तो 8 3 11 मतलब 43, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो जब भी कोई बॉडी जो है आगे बढ़ रही होती है तो इसको रोकने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करता है, जिसको कि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अगर दुनिया में फ्रिक्शन फोर्स होता नहीं तो जीवन भी संभव नहीं होता, है ना, क्योंकि अगर कोई बॉडी मोशन में आ जाएगा तो वो कभी रुकेगा ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। चलिए तो पूछा जा रहा है कि रॉन्ग एग्जांपल, तो वॉशिंग मशीन पुश्ड अलोंग द फ्लोर, बिल्कुल फ्रिक्शन लगेगा। स्लेड स्लाइडिंग अक्रॉस द स्नो, बिल्कुल होगा। ए पर्सन स्लाइडिंग डाउन, बिल्कुल होगा, लेकिन हिंदी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो पर्सन लिफ्ट कर रहा है हेवी ऑब्जेक्ट को, और तो लिफ्ट करने में क्या फ्रिक्शन होगा। अब अगला बोला जा रहा है कि अगर एडिटर जो है मैगजीन है तो ड्रामा कौन प्ले करेगा,
तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रामा को जैसे एडिटर मैगजीन को छाप मतलब मैगजीन जो है छापने का काम करता है, तो डायरेक्टर क्या करता है, ड्रामा क्रिएट करने का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 39574 तो ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो डी। तो देखिए आप देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप समझ लीजिए ये कोडिंग किया गया है इसी लेटर्स के लिए। तो आप देख लीजिए डी के लिए यहाँ क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। उसी तरह बी के लिए आप खोज लीजिए यहाँ से, तो बी के लिए 8 बन रहा है। उसी तरह से एम के लिए क्या बन रहा है, तो एम के लिए आप खोज लीजिए, तो एम के लिए 7 बन रहे हैं। तो आप देख लीजिए अगर 4 8 7, 4 8 7 दो ऑप्शन 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आगे भी बढ़ लीजिए कि क्या हो जाएगा। तो टी के लिए आपका 0 है बिल्कुल, और एक्स के लिए क्या बन रहा है आपके पास 4, तो एक्स के लिए 3 बन रहा है, तो 48703। तो देख लीजिए 48703। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। मोमा दास एंड सौम्य जी घोष रिप्रेजेंट इंडिया इन। तो ये जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चूज द पेयर विच इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लैंग लंग किस में होता है, मैन में, तो गिल गिल किस में होता है, फिश में होता है। चलिए करेक्ट एक्सप्रेशन। चलिए यहाँ पर इस सवाल में जो है, मैं इस सवाल को सही लिख देता हूँ, 0.0236 और 36 के ऊपर बार है। तो देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, तो सिर्फ 36 के ऊपर है ना, लेकिन 2 के ऊपर नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, तो जिसके ऊपर नहीं है तो उस नंबर को आपको माइनस कर देना है पूरे में से। तो दो को माइनस कर देंगे आप 236 में, है ना, और जितने पर बार है उतना 9 लिख लेंगे, है ना, और बाकी जिस पर नहीं है 0 और 2 पर, तो बाकी 0 लगा देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 234 बटा 9900 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए, तो काट लेंगे, तो आप देख लीजिए अगर ये 11 से कट जा रहा है, क्या 11 दूना 22 नहीं कटेगा, तो मैं काट लेता हूँ 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सौ 14, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पचे 10, और ये होगा, हो जाएगा 0। तो 9 से कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 9 से 13 टाइम्स कटेगा ये, और 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो 13 बटा 550 क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, 0.0236। तो आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बोलता है कि मीन ऑफ द डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ द डेटा। तो मीन आप कैसे निकालते हैं, तो सबको जोड़ के और जितने संख्या हैं उसको भाग लगा दीजिए। तो 2 + 9 + 9 + 3 + 6 + 9 + 4, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। अब आप इसको जोड़ लीजिए, तो 9 9 18 18 2 20 3 23 24 29 29 और 9 37 4 41, तो 41 बटा 7 बिल्कुल आपका। एक बार चेक कर लेता हूँ, 9 2 11 11 9 20 20 3 23 23 और 6 29 29 और 9, ठीक है, ये आएगा आपका 43। तो ये कितना हो जाता है आंसर, 6 हो गया। अगर आपसे यहाँ पर मोड पूछ देता है तो आप क्या लेते, तो 9 देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो मोड आपका क्या हो जाएगा इस सवाल में, क्योंकि मोड आपसे पूछा जाता है और आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कहा है, 24 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो ये हो जाएगा 12 -1, तो ये बच गया आपके पास 11, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा चलिए मैं एक बार पिछले प्रश्न में चलता हूँ पहले। आपसे यहाँ पर मीन नहीं पूछा था, आपसे यहाँ पर मीन डेविएशन पूछा था। तो मैं आपको बता दूं कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपके पास समेशन ऑफ n माइनस म्यू डिवाइडेड बाय n होता है। तो बिल्कुल आपके पास जो है मीन डेविएशन जो है आपका कितना आ जाएगा, तो n कितना है आपके पास, एन माइनस म्यू करते जाइए। अब आप तो एन माइनस म्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 6 में से आप एन माइनस म्यू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास एन आया है वो कितना आया है, 6 आया है, और ये जो आपका ये जो टर्म दिए हुए हैं ये म्यू, इनको घटाते जाना है। तो पहले वाले में 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इसी तरह से 3 बचेगा, और आप ये सब मॉड में लेते हैं। मॉड का मतलब क्यों लेते हैं, क्योंकि जो निगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, उसी तरह ये भी 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा आपका आंसर, 18/7। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल का जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे पूछा है कि सिंप्लीफाई कीजिए 24 डिवाइडेड बाई 2 -1।
तो 24/2 12, 12 में से एक जगह बिल्कुल 11 ही होगा। चलिए ऑप्शन को मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, 11 आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। बोलता है कि द बिल्डिंग अप एंड मूवमेंट ऑफ द शिप इज बेस्ड ऑन द। तो आपसे पूछा गया है कि एक बार मैं पिछले क्वेश्चन में फिर से चलूँ। अच्छा चलिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक मैं आपको लिख देता हूँ कि क्वेश्चन का सही पैटर्न क्या दिया हुआ था, इससे आप सीख भी लेंगे, है ना। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, 2 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power -1। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो 2 का पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर -1 हो गया। तो आपको पता है कि सेम बेस पर पावर जो होते हैं क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो ये 2 का पावर 1 आ जाएगा, तब ये 2 का पावर कितना हो गया, टोटल 5 हो गया ना। तो 5 हो गया तो 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि बिल्डिंग अप एंड मूवमेंट ऑफ द शिप इज बेस्ड ऑन द। तो जो शिप जो होता है, शिप किस पर बेस्ड होता है, तो पानी से रिलेटेड है। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही लॉ है जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। तो आई होप आपको ये भी सवाल पता चल गया होगा। चलिए प्राइवेट लॉ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से, फैराडे, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी रिलेटेड आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको, लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए होता है, मोटर के लिए होता है, और राइट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है, तो जनरेटर के लिए यूज होता है। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना। फोर्स अप्लाइड ऑन इट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड ऑन इट। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कौन सा फॉलोइंग कंट्री जो है जिसका कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, डारी, ठीक है। एक किसका फॉर्म है ये, तो पर्शियन लैंग्वेज का ये फॉर्म। तो बताइए, आई होप आप लोगों को इसमें से पता होगा कि डारी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज किसका है, तो अफगानिस्तान का है, ठीक है। मैं करंट अफेयर जब कराऊंगा तो आपको अफगानिस्तान भी पूरा कराऊंगा, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच में काफी सारी डील हुई थी। जैसे वहाँ का पार्लियामेंट हो गया, वहाँ पर कुछ दिन पहले जो है रॉकी एजेंसी गई थी, जो कुछ सिक्स को वहाँ से ले आई थी, क्योंकि सिख कम्युनिटी वहाँ फंस गई थी। चलिए मैं करंट अफेयर में उसको डील करूंगा। अब बोलता है आपसे कि लेंथ ऑफ द डायगोनल इन सेंटीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 एंड इतना। चलिए तो डायगोनल का लेंथ पूछा गया है आपसे। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और विड्थ कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि बताइए कि आपका डायगोनल जो है, आपका डायगोनल का लेंथ कितना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये कितना डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो रूट अंडर डायगोनल में क्या हो जाएगा, डायगोनल की वैल्यू आपके पास रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो देखिए ये 90 के सामने वाला क्या हो गया, तो ये हो गया हाइपोटेनस, और ये आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस बोलते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 81, है ना, 81, और ये 36 को जोड़ लीजिए तो 6 एक 7 8 3 11 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 13 9 117 हो गया। तो मतलब 3 रूट 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए पूछ रहा है कि द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लिंक इन द ह्यूमन इवोल्यूशन इन द डिस्कवरी ऑफ द फॉसिल्स ऑफ। तो पूछ रहा है कि मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको जो यहाँ पर आंसर होगा, उस समय कुछ आविष्कार हुआ था होमो नैलिडी करके, ठीक है। तो अब ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंस भी नहीं है, क्योंकि 2000, आई होप ये क्वेश्चन 2016 का है, ठीक है, ये 2016 में डिस्कवरी हुआ था। तो ये 2016 का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया हुआ है आपके पास, आपके पास दिया हुआ है कि जो आपका W का वैल्यू है वो -2 है, X की वैल्यू कितनी है 3 है, Y की वैल्यू 0 है, और Z की वैल्यू कितनी है, तो Z की वैल्यू है आपके पास -1/2। तो आपसे पूछा गया है कि आप 2x इंटू डब्ल्यू माइनस जेड का वैल्यू निकालें। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और W की वैल्यू -2 है, और Z -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 6, ये हो गया -4 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा, 6 गुना
-3/2, तो ये हो गया 2 की 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -9, मतलब आपका जवाब ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में कौन सा रेंज में पड़ता है, तो श्री हरिकोटा आपको याद रखना है। व्हीलर आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, जहाँ पे हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्री हरिकोटा। चलिए आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि आंध्र प्रदेश इस साल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है 2020 में, जब से अपने अन्ना भाई सीएम बने हैं। आपको बताना है कि यहाँ के सीएम और गवर्नर का क्या नाम है। ठीक है, और हाल ही में इनका क्लैशिंग भी हुआ था इसके साथ, तो वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, है ना, क्योंकि इससे पहले जिनकी सरकार हुआ करती थी चंद्रबाबू नायडू जी, तो उनका कहना है कि इनके इनके फेवर में ये फैसला करते हैं और मेरा कोई काम नहीं करने देते हैं। तो यहाँ के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी। कौन है, जगन मोहन रेड्डी साहब। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण विश्वभूषण हरिचंदन, हरिचंदन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल को प्रपोज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, उसको मैं करंट में डील करूंगा। ट्री को क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, है ना। क्लाइंब किसको करते हैं, ट्री को। आप देखेंगे उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है ना, कि आप सीधा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ट्री को कैसे क्लाइंब क्लाइंब करेंगे, तो उसी तरह क्या रो जो होगा वो शिप के लिए होगा, नहीं राइज टॉप के लिए होगा, नहीं एसेंड जो है क्लिफ को हम लोग क्या करेंगे, एसेंड करेंगे, तो सी जो है सही हो जाएगा। सीढ़ी को चढ़ेंगे ना। द अदर टर्म फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि रोस्टर, रोस्टर को ड्यूटी बोलता है। तो इन्वेंट्री जो है किसके लिए होता है, तो इन्वेंट्री आपको पता है सामान के लिए होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछता है कि एक्वेरियम कंटेनर इन विच देयर आर लिविंग फिश एंड द एक्वेटिक प्लांट्स, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्वेरियम, तो इट्स ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, तो बिल्कुल आपका यही सही जवाब है। और ये क्वेश्चन कई दफा आपके कितने सारे पीएससी एग्जाम में भी ये सवाल को पूछा गया है कि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का नाम बताइए, तो क्या है, तो वो एक्वेरियम है। चलिए आपसे बोला गया है कि सॉल्व कीजिए, -4 इक्वल्स टू -7 प्लस 3x। आई होप ये सब लोग बना लेंगे। तो -4 + 7 हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 3 हो गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बोलता है कि इवन बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेटेड फॉर इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग फाइन टेक्सटाइल ऑफ, बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से भी पहले क्या करता था भारत, तो कॉटन और सिल्क का व्यापार किया करता था भारत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछता है कि टू विच कंट्री डज MOST, ठीक है, स्पेस टेलीस्कोप बिलोंग, तो माइक्रो वेरिएबिलिटी एंड ऑसिलेशन ऑफ द स्टार स्पेस टेलीस्कोप किसको बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है कनाडा। मैं करंट अफेयर में बिल्कुल स्पेस के करंट अफेयर पूरा डील करूंगा, तो आपको हब्बल टेलीस्कोप, ठीक है, वगैरह जो नासा के द्वारा जो है बहुत सारे मिशन भेजे गए हैं, वॉयजर वॉयजर मिशन है, सारे के सारे मैं डील करूंगा वहां पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस साइन को इंटरचेंज करने से जो है हमारा जो है ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे करेक्ट होगा। तो 15 आपके पास क्या दिया हुआ है, तो 15 प्लस 3 × 9 -4 + 16 बराबर 57। ठीक है, तो पहला ऑप्शन को ले लेते हैं, माइनस और प्लस। तो अगर यहाँ पर प्लस कर देते हैं और यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो 15 -3 × 9 +4 + 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो गया 15, और ये हो जाएगा 16 × 4 = 20। तो 20 और 15 नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, मैं अब आखिरी से चलता हूँ। तो 15, तो प्लस क्या है, प्लस की जगह आपको भागा कर देना है, और गुना 9 है, और -4 है, और प्लस की जगह आपको क्या कर देना है, प्लस और भागा किए थे, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से भाग आ जाएगा। तो देखते हैं, तो 3 बचे 15, 9 बचे 45,
-4/16, तो 4×16 हो गया। क्या ये आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को भी चेक कर देता हूँ आपके लिए, चेक कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ टाइपिंग मिस्टेक्स है, तो उसको मैं सही कर देता हूँ आपके लिए। तो ये है 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 -4 प्लस 16। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। तो 15 प्लस 3 × 9 -4। ठीक है, आई होप फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग एरर है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ द ऑयल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन इन विच पोटैटो चिप्स आर फ्राइड, द बैग्स ऑफ द चिप्स। देखिए क्या होता है कि जो चिप्स की बैग देखे होंगे आप, उसमें देखे होंगे कि चिप्स तो 10 ही तो रहता है ना, और 10 रुपया भी लग जाता है। तो उसमें जो फुलाना की तरह वो फूला रहता है, उसमें वो कौन सा गैस भरा रहता है जिसके कारण वो 6 महीना तक टिक जाता है? ठीक है, 3 महीना या 6 महीने, तो वो नाइट्रोजन गैस की वजह से टिक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसको बासी नहीं होने देता है। अब असर्शन और रीजन पूछता है कि वाटर इज इसेंशियल फॉर द लाइफ, इट इज फॉर्म्ड यूजिंग द 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन। बोलता है कि वाटर H2 होता है ना, तो 3 पार्ट कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन रीजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोलता है कि मिस्टर टू सोल्ड अ बस, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है आपके पास? 3400 रुपया दिया हुआ है, और लॉस कितना दिया हुआ है? 15%। तो जैसे ही इतना मिल जाएगा तो आपको जरूर सीपी निकाल लेना चाहिए। तो सीपी 100/100 -15, तो ये हो गया 85 × 3400 हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 17×5 = 85, 17×34 200 हो गया, 5×20 = 100। ये कितना हो गया? 2×4 1 2 3 4000 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। तो एट पास प्राइस सोल्ड द बस भी सोल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट कितना का मिले? 115 का मिले। कितना पर? कॉस्ट प्राइस पे 4000 कर लीजिए, इसे इसको काट दीजिए। तो 5×4 = 20, 4×6 = 4, और ये हो गया 4600। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। बोलता है कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। ठीक है, तो क्या इंडिया सोवरेन कंट्री है? तो बिल्कुल सोवरेन कंट्री है। इट्स पार्लियामेंट इज प्लेस्ड इन दिल्ली, बिल्कुल, है ना। तो सोवरेन कंट्री का दिल्ली से रिलेशन तो नहीं है। ये दोनों तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। तो टाइगर इज कोडेड, अब देखिए टाइगर TIGER, या टाइगर को कोड कैसे किया गया है? तो REGIT। ठीक है, टाइगर को कैसे कोड किया गया है? REGIT से। देखिए यहाँ पर टी आया है, यहाँ पर आई आया है, यहाँ पर जी। तो बिल्कुल ये क्या है? अपोजिट में लिखा गया है। तो आप कर लीजिए LEOPARD, लेपर्ड। क्या लिखेंगे? यहाँ एल लिख दीजिए, यहाँ ई लिख दीजिए, यहाँ ओ लिख दीजिए, PARD, आप मिला लीजिए, DREPOEL। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9 एंड देयर HCF इज। तो मान लेते हैं दो नंबर 4x और 9x है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि HCF × HCM बराबर प्रोडक्ट इंटू टू नंबर्स होता है, तो 11 इंटू। तो आपसे पूछा गया है कि टू नंबर्स जो है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा आपको मैं और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर इस तरह के सवाल आ गए और आपको एलसीएम मिसिंग कर दे, तब आप इन सवालों को कैसे बनाते हैं। तो देखिए 4 और 9 के रेशियो में आपके पास क्या दिया हुआ है? 2 नंबर दिया हुआ है, और HCF कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो आपके पास नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? तो 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और 9 से, तो दोनों नंबर निकल जाएगा। तो नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? 44 और 99। अब आपसे पूछा है कि 44 और 99 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो आपका एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 44 और 99 से ऐसा संख्या को ढूंढिए जो कि दोनों से भाग लग जाए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 396। बाई ऑप्शन आप जाइए, तो देखिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? बोलता है कि अगर sin x का वैल्यू जो है, sin x का वैल्यू 4/5 है, तो आपसे पूछता है कि बताइए कि tan x/cot x कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan x को फटाफट लगा लीजिए, sin x/cos x। ठीक है, और ये कितना होता है? cos x/sin, है ना। तो आपका ये कितना हो जाएगा? sin x/cos x। चलिए यहाँ पर भी कई लोगों को डिफरेंस मतलब दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया कीजिए cos x/sin x। एटलीस्ट आपको गलती तो नहीं होगा। sin x/cos x, और उन लोगों से आप आगे चल जाएंगे जो इसमें हड़बड़ी में जाके गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे sin x/cos x। तो ये हो जाएगा sin²x/cos²x हो जाएगा। तो आपका sin x तो पता है, लेकिन cos x कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है cos x जो होता है √1 - 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 16/25। तो 25 में से तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस, आप फटाफट पुट कीजिए,
ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर भागा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो तो 16/25 गुना 25/9, 25 से 25 कट गया तो 16/9 आपका आंसर आ गया। तो आपके पास बिल्कुल डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर हैज नाउ बिकम ऑब्सोलेट, विच ऑफ द, मतलब अब जो है कौन सा खत्म हो गया, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है फ्लॉपी का इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं, सीडी रोम भी किया करते थे, अब तो ये भी खत्म ही हो गया, लेकिन फिर भी फॉर्मेट वगैरह विंडोज की सीडी तो हम लोग लेते ही हैं। तो ये आपका आंसर हो गया पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये तो आपको पता है कि हम लोग यूज करते ही करते हैं। तो आज की सीरीज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपका कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं मुझे। अगर आपका कोई भी रेस्पॉन्स है, आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस पर रेस्पॉन्ड कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार दीजिए। चलिए।